हेलो स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट वीडियो आया था उसमें हमने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। वहाँ पे हमने चार्जिंग की मेथड डिस्कस की थी। हमारे पास 3 मेथड्स थी चार्जिंग की। फर्स्ट मेथड थी बाई फ्रिक्शन, सेकेंड मेथड थी जो अपने पास बाई कंडक्शन, और जो थर्ड मेथड थी वो बाई इंडक्शन। और उससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में। वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी थी कि भाई लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिफरेंट चार्जेस होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वहाँ पे हमें ये नहीं पता था भाई कितनी फोर्स से अट्रैक्ट होगा, कितनी फोर्स से रिपल्सन होगा। आज जो हमें डिस्कस करना है उसी के बारे में डिस्कस करना है कि भाई लाइक जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कितनी फोर्स से रिपल्सन होता है, कितनी फोर्स से अट्रैक्शन होता है। आज उसी के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। और उसके बारे में किसने बताया था? उसके बारे में बताया था कूलम्स ने। तो कूलम्स ने बताया कि भाई अगर अपने पास 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। कितनी फोर्स से रिपल्सन होगा इसके बारे में कूलम्स ने बताया। नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, क्या फोर्स होगी इनके बीच में, इसके बारे में किसने बताया था? कूलम्स ने बताया था। तो अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ। तो इसमें क्या किया कूलम्स के अकॉर्डिंग, कूलम्स ने यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर किए, Q1 Q2। कुछ डिस्टेंस पे इनको रखा, कितना था वो, r डिस्टेंस पे रखा। अब Q1 और Q2 दो चार्जेस है अपने पास, उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा। कितना डिस्टेंस है अपने पास, r डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अब अगर मान लो दोनों सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होने वाला है। अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने वाला है। तो कितनी फोर्स का अट्रैक्शन और कितनी फोर्स का रिपल्सन, ये हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स। तो कूलम्स के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई इट स्टेट्स दैट 2 पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मींस ये है कि भाई इन्होंने यहाँ पे 2 चार्जेस ले रखे हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। Q1 और Q2 को हम पॉइंट चार्जेस तभी कंसीडर करके चलेंगे जब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लार्ज होगा इनके साइज से। इनका साइज स्मॉल है और डिस्टेंस दोनों के बीच का लार्ज है, तो हम इनको क्या कंसीडर करके चलेंगे, पॉइंट चार्ज कंसीडर करके चलेंगे। उसके बाद बोल रहा है भाई इट स्टेट्स दैट 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। कि भाई दो अपने पास पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी, दोनों के बीच में वो कितनी होगी, which is directly proportional to the product of magnitude of charges। अब इसमें बात की है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस यहाँ पे हमें क्या लेके चलना है, पॉजिटिव ही लेके चलना है। Q1 और Q2 का क्या लेके चलना है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ही लेके चलना है दोनों पर। मैग्नीट्यूड का मींस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो फर्स्ट बोला है इन्होंने फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड, और फिर इनका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। फिर क्या करना है हमें, प्रोडक्ट। तो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड और फिर इनका प्रोडक्ट। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इसने बोला है कि भाई जो चार्ज होगा इनवर्सली, जो फोर्स होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो हमारा डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है और वो क्या चलेगा यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो फोर्स हो गया सेकंड पॉइंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के स्क्वायर की। इक्वेशन सेकंड हो गई। दूसरा पॉइंट चार्जेस है तो जो फोर्स होगी वो सेंटर से सेंटर पे ही लगेगी। तो ये जो फोर्स होगी यहाँ पे कैसी होगी, सेंट्रल फोर्स होगी। कैसी फोर्स होगी, सेंट्रल फोर्स होगी। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। कंबाइन कर देते हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड को। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास जो फोर्स आई है
क्या है ये, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे एक साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है, वो आपके पास क्या है K। तो यहाँ पे आ गया F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब जो आपके पास K है, जो K की वैल्यू है, K है क्या आपके पास, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जो K की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मीडियम पे। यहाँ पे जो K की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ K इट्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। तो जो K की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी। और यहाँ पे हम सिस्टम कंसीडर करके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम SI सिस्टम की। तो SI सिस्टम की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्यूम या एयर की बात करेंगे। तो वैक्यूम और एयर में जो K की वैल्यू अपने पास चलेगी वो चलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है K की वैल्यू यहाँ पे इन केस ऑफ वैक्यूम। SI सिस्टम की बात कर रहे हैं, SI सिस्टम के अंदर जो अपने पास K की वैल्यू होगी वैक्यूम और एयर के अंदर कितनी होगी अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो आपका क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करने पर हमें ये इक्वेशन मिली। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो अपने पास K आ गया। K अपने पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो K की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मीडियम पे। और यहाँ पे जब हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो SI सिस्टम में बात करेंगे वैक्यूम के अंदर। तो वैक्यूम के अंदर जो K की वैल्यू चलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट अपने पास क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम यहाँ पे इसकी यूनिट को डिफाइन करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अपने पास फोर्स आई है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबसे पहले हम इसकी यूनिट को डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी यूनिट आ जाएगी, अगर हम यहाँ से यूनिट निकालना चाहें एप्सिलॉन नॉट की तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, तो फोर्स की तो हो गई यहाँ पे न्यूटन। ये चार्ज की हो जाएगी कूलम्ब, और नीचे यहाँ पे क्या है अपने पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होगा मीटर, मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट आ गई, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूटन पर न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आ गई, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना है, पर न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उसकी यूनिट कितनी होगी अपने पास, पर न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं हम किसकी, K की वैल्यू की। ये अपने पास K है, K तो था अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फोर्स किसके अंदर है अपने पास, फोर्स है ये वैक्यूम के अंदर। हम बात कर रहे हैं वैक्यूम के अंदर, और सिस्टम अपना कौन सा है, SI सिस्टम की बात कर रहे हैं, SI सिस्टम अपने पास। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K की। तो K आपका क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सारी वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी है, सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें K की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें
के की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो गया के इक्वल टू 1/4। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू अभी हमने डिफाइन किया है, अभी यहाँ से फाइंड किया है हमने, ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये हो गया यूनिट इसका पर न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब इसको जब हम कंप्लीट सोल्व करेंगे तो यहाँ से के की जो वैल्यू आनी है 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगी, और ये इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ चुकी है के की वैल्यू। तो यहाँ से फोर्स इन वैक्यूम की बात करेंगे, फोर्स इन वैक्यूम तो क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ गया है फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम। और जो मैग्नीट्यूड होता है Q1, जो आपका मैग्नीट्यूड होता है Q1 Q2 मैग्नीट्यूड, इनको हम सिंपली Q1 और Q2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होता है। तो ये तो हो गया आपका एसआई सिस्टम के अंदर जब हमने दो चार्ज पार्टिकल को किस में रखा है वैक्यूम के अंदर। अगर हम फोर्स इन मीडियम की बात करें तो अगर फोर्स इन मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो के की वैल्यू चलने वाली है वो होगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है ये यहाँ पर क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये आपके पास क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यू हमें गिवन मिलेगी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भाई एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ये हम कहेंगे मान लो चार्ज पार्टिकल पहले हमने एयर के अंदर रखा है, एयर और वैक्यूम के अंदर रखा है, फिर हम कहेंगे किसी भी मीडियम के अंदर रखते हैं, ऑयल वगैरह के अंदर रखते हैं, तब हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन मिलेगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा जो वेक्टर फॉर्म चलेगा कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अभी तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आया है, जो हमारे पास ये फोर्स आई है वो किसकी फॉर्म में आई है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आई है। यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं मिली इस फोर्स की। अभी हमने फोर्स तो अपना यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, हमारे पास फोर्स मिल चुकी है वैक्यूम के अंदर 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r स्क्वायर। बट यहाँ पे हमें डायरेक्शन का पता नहीं चला है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है उसके लिए हमें किसका डिस्कस करना पड़ेगा, किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो अब हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। Coulomb's law in vector form। अब हमें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करना है। इसमें क्या होगा हमारे पास टू चार्जेस हैं Q1 और एक अपने पास क्या है Q2 है, और दोनों चार्ज को मैंने कुछ डिस्टेंस पे रख रखा है। डिस्टेंस कितना है r डिस्टेंस है अपने पास। अब यहाँ पे ना अगर मान लो Q1 और Q2 अगर लाइक चार्ज है, कैसे हैं लाइक चार्ज है, तो क्या होगा रिपल्सन होगा, दोनों आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे, जब हमारे पास Q1 और Q2 कैसे हैं लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज है, उस टाइम जो फोर्स मिलेगी वो हमें ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर मिलनी है। तो रिपल्सन होगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो Q1 जो है फोर्स इस Q1 चार्ज पे Q2 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स 1 ड्यू टू 2, और इस 2 पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी फोर्स F2 ड्यू टू 1।
क्या वन पे जो फोर्स लगी है वो टू की तरफ से लगी है, क्या वन ने क्या वन को रिपेल किया है, और यहाँ पे क्या वन ने क्या टू को रिपेल किया है। तो इस पे फोर्स लगी है 2 ड्यू टू 1 और इस पे लगी है 1 ड्यू टू 2। अब बात करनी है हमें वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म किसके लिए? डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर जो होगा अपना r1, तो r1 से चल रहे हैं r2 की तरफ, तो ये होगा आपका r12, इसकी ये डायरेक्शन होगी। और यहाँ से जब हम इधर चले तो अपने पास डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चलेगा r2 से 1 की तरफ, ठीक है। तो अब अपने पास जो कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में था, जो हमने फोर्स फाइंड आउट की थी, अपने पास फोर्स क्या था? अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये अपने पास किस फॉर्म में है? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन अगर हमें यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो ये सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट, सॉरी यूनिट वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिक्वायरमेंट अगर यूनिट वेक्टर की है तो हमें देखना है भाई फोर्स आपकी F1 इस डायरेक्शन में है और जो पोजीशन वेक्टर आपका R21 भी इसी डायरेक्शन में है। तो जब आपके पास फोर्स 1 2 होगी तो यूनिट वेक्टर हम क्या लेके चलेंगे? R21 लेके चलेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे किसकी, अब ये हो गया है इन वेक्टर फॉर्म। अब हम इस पे एरो लगा सकते हैं क्योंकि अब ये किस में आ गया है? वेक्टर फॉर्म के अंदर आ गया है। अब हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा? डायरेक्शन का पता चलेगा। अब दूसरा, अगर फोर्स अपने पास 2 1 है, F21 है, तो इसके साथ क्या चलेगा? यूनिट वेक्टर R12 चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका 1 2। तो फोर्स आपके पास 1 2 था, तो क्या था आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर था। जब फोर्स 2 1 था तो ये था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आपका क्या था? 1 2 था। यहाँ पे 2 1 था, यहाँ पे 1 2 था। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास? ये होता है यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? यहाँ पे वेक्टर होता है और उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो कैसे लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट को हम लिख सकते हैं F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे r वेक्टर 2 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका? r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर सकते हो पॉज करके वीडियो। अब नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ गया फोर्स 1 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर और आपका वेक्टर क्या है? R21 डिवाइड बाय r। तो यहाँ पे हमें मिलेगा फोर्स 1 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन r क्यूब, और ये आपका पोजीशन वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं, जो ये वेक्टर है इसको लिखेंगे R1 माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल, R1 माइनस R2। यहाँ पे इक्वेशन मान लेते हैं अपनी, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं F12, तो अगर माइनस में यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई r क्यूब, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे R2 माइनस R1, ठीक है। ये हो गया आपका R2 माइनस R1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे?
F12 इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q1 अपॉन R3। अब ये है आपका R2 माइनस R1, यहाँ पे R1 माइनस R2 था तो हमारे पास R21 था, R21 था जो अपने पास 21 क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे क्या है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फाइनल पीछे इनिशियल आगे, तो ये हो जाएगा आपका R, क्या हो जाएगा आपका R12, 21 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा R12। अब इसको हम देखो, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है एज इट इज, तो हम इसको लिख सकते हैं F12, इसको हम क्या लिख सकते हैं F21, ये हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आपका R12 है, यहाँ पे क्या है R12, तो इसको ऐसे लिख दें 12 इक्वल टू माइनस 1/4πε0, ये हो गया आपका Q1 Q2, इसको R स्क्वायर, इसको लिख देंगे R12 डिवाइड बाई R, ये अगेन क्या हो गया यूनिट वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस 1/4πε0, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो गया यूनिट वेक्टर R12। अब ये एज इट इज हमारा किसकी तरह हो गया है, फोर्स 21 की तरह, तो ये हो गया फोर्स F12 इक्वल टू माइनस फोर्स F21, ये हो गया आपका कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। हमने यहाँ से कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म डिफाइन कर दिया है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी एग्जिस्ट करता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स हो गया आपका F12 इक्वल टू माइनस F21 के इक्वल। तो आज का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है, खत्म होता है कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो आज हमने दो चीजें डिस्कस की है, कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया है, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा क्या था, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म।